एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना एक टॉपिक जिसका नाम है साइटोकाइनिन और ये इसको लेकर के सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है जिसके अंदर हमने साइटोकाइनिन के बारे में उसका बायोसिंथेसिस, उसका डिस्कवरी और उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने पार्ट 1 देख लिया होगा और आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 1 देखने के बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि ये उसी का ही कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर के देख सकते हैं और इसके बाद फिर आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है CSIR नेट लाइफ साइंस जून 2024 के लिए एक सीरीज, जिसके अंदर हमने स्टार्ट की है प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि यूनिट नंबर 6 और उसमें भी हमने स्टार्ट किया हुआ है प्लांट हार्मोन के बारे में और प्लांट हार्मोन्स में भी हमने ऑक्सिन पढ़ लिया है और हमने जिबरेलिन कंप्लीट कर लिया है और अभी हम कर रहे हैं साइटोकाइनिन, जिसमें आज का ये पार्ट नंबर 2 है और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या कुछ किया है। तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है, डिस्कवरी हमने पढ़ ली है और बायोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम सिग्नलिंग पाथवे को पढ़ने वाले हैं और इसके फंक्शन जो हैं वो हम करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी और बता देती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं ये सारा कंटेंट अगर आपको PDF की फॉर्म में चाहिए है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि है अपना सपना JRF 2.0। सारा कंटेंट जो है यहाँ का मैं वहाँ अपलोड करती हूँ, आप जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिग्नलिंग पाथवे ऑफ साइटोकाइनिन। हमें पता है सिग्नलिंग पाथवे का मतलब क्या है, क्योंकि 2 हार्मोन हमने पढ़ लिए हैं, उसमें हमने देखा भी है। इस पाथवे का मतलब है कि ये जो हार्मोन होता है ये प्लांट में जो भी काम करता है तो उसको काम करने का जो तरीका होता है उसे हम बोलते हैं उसका सिग्नलिंग पाथवे। जैसे हमने पढ़ा है कि साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन होता है सेल को डिवाइड करवाना, लेकिन सेल खुद से तो डिवाइड नहीं होता है। सेल को डिवाइड करने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही इस हार्मोन का काम है, जिससे कि सेल डिवाइड कर सके। तो वो सारी जो चीजें हैं वो कैसे फुलफिलमेंट होती है, कैसे साइटोकाइनिन उनको एक्सेस करवाता है, ये सब वो करता है विद द हेल्प ऑफ देयर सिग्नलिंग पाथवे। हम पढ़ने वाले हैं कि वो पाथवे कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर एक रिसेप्टर चाहिए होता है, एक लिगेंड चाहिए होता है और एक पाथवे का नाम होता है। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर वो प्रोटीन है जिस पर आकर के लिगेंड बाइंड करता है और वो जानकारी देता है कि जिस काम के लिए वो आया है। तो यहाँ पर लिगेंड क्या होगा? ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं हार्मोन के बारे में, तो वो हार्मोन ही एक्ट करता है एज अ लिगेंड। लिगेंड वो सब्सटेंस है जो इंफॉर्मेशन को लेकर के आता है। मानो प्लांट में अगर सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट है तो ये इंफॉर्मेशन जो लेकर के आएगा वो यहाँ साइटोकाइनिन है, जो लिगेंड की तरह काम करता है। अब जिससे जाकर के ये बाइंड करता है उसको बोलते हैं रिसेप्टर, और यहाँ पर जो साइटोकाइनिन है उसका रिसेप्टर ट्रांसमेम्ब्रेन होता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट आया है। अलग क्यों है? क्योंकि ऑक्सिन और जिब्रेलिन में उनका जो रिसेप्टर था वो सोल्यूबल था, यानी सेल के अंदर होता है, या तो साइटोप्लाज्म में या तो फिर न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रिसेप्टर होता है वो सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। जैसे मानो ये कोई भी सेल है तो उसके यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये रिसेप्टर, या फिर अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली है तो उसकी भी मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यानी कि जो साइटोकाइनिन है उसका जो रिसेप्टर है वो ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, सेल की मेम्ब्रेन पर या फिर कोई भी जो ऑर्गेनेलीज है उसकी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, अंदर नहीं होगा। नाम क्या है? CRE, AHK2, AHK3, ये 3 हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ रिसेप्टर ऑफ साइटोकाइनिन। ओके, बात करते हैं सिग्नलिंग पाथवे की कि वो कौन सा पाथवे अपनाता है अपनी चीजों को ट्रांसफर करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। तो उस पाथवे का नाम है 2 कंपोनेंट फॉस्फोरिले सिस्टम। 2 कंपोनेंट फॉस्फोरिले सिस्टम, जैसे कि इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा है। लिखा क्या है? 2 कंपोनेंट, यानी कि ये पाथवे ऐसा है जिसमें 2 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं और वो दोनों कंपोनेंट क्या करते हैं? फॉस्फेट के साथ खेल रहे होते हैं।
फोस्फोरिले का मतलब है एक को देना, फिर वो दूसरे को देगा, फिर वो तीसरे को देगा। जैसे रनिंग में आपने देखा ना, रिले होता है, उनके हाथ में कुछ होता है, वो भाग करके जो उसका पार्टनर है उसको देते हैं, फिर वो भागता है तो फिर वो पहले को देता है, उसे बोलते हैं रिले, मतलब एक को देना फिर से दूसरे को देना। तो यहाँ पर किसको दे रहे हैं? फोस्फेट को दे रहे हैं। और किसके बीच में दिया जाएगा? इन टू कंपोनेंट के बीच में दिया जाता है, उसे बोलते हैं टू कंपोनेंट फोस्फोरिले सिस्टम। और ये जो सिस्टम है फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया के अंदर देखा गया है, हालांकि अभी भी होता है बैक्टीरिया में, ये टू कंपोनेंट सिस्टम मिलता है। ऐसा ही सिस्टम प्लांट के अंदर भी देखने को मिला है। एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, लेकिन माना यही जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो टू कंपोनेंट सिस्टम है, ऐसा ही टू कंपोनेंट सिस्टम प्लांट के अंदर मिलता है, और ये सिस्टम हेल्प करता है साइटोकाइनिन के सिग्नलिंग में। ओके, इट इज डिराइव फ्रॉम द बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम से ये डिराइव हुआ है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं किस तरीके से ये डिराइव किया गया है। तो जो टू कंपोनेंट रेगुलेटरी सिस्टम है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जो बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। फिर इससे कितना चेंज हुआ है जो प्लांट में मिलता है वो हम आगे देखेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर जो टू कंपोनेंट सिस्टम मिलता है वो कैसे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, इन बैक्टीरिया इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज फॉर द एनवायरमेंटल स्टिमुलस। बैक्टीरिया के अंदर ये जो टू कंपोनेंट सिस्टम है, ये इसकी मदद करता है कि इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि आसपास कोई प्रेडेटर है, या फिर आसपास कोई प्रे है, या फिर आसपास ठंड है या गर्मी है, जो भी चीजें हैं उनको सेंस करने में बैक्टीरिया के अंदर ये टू कंपोनेंट सिस्टम हेल्प करता है। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सेंसर प्रोटीन और एक होता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर। जैसे कि अगेन नाम से इंडिकेशन है, ये जो सेंसर प्रोटीन होता है ये सेंस करता है इंफॉर्मेशन को। मानो बाहर से कोई भी स्टिमुलस आया है तो सबसे पहले ये इस कंपोनेंट के पास जाता है, इसको हम बोलते हैं सेंसर प्रोटीन। इससे फिर वो जाता है इसके पास, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ आई है फिर वो यहाँ से यहाँ जाती है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्चुअल में रिस्पॉन्स दिखाने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मानो कि बैक्टीरिया है, उसके सामने कोई प्रीडेटर है जो उस बैक्टीरिया को खा सकता है। इस बैक्टीरिया को ये कैसे पता लगेगा कि बाहर प्रीडेटर है? विद द हेल्प ऑफ सेंसर प्रोटीन। और फिर उस बैक्टीरिया को क्या करना है, भागना है या छिपना है, जो भी करना है वो ये डिसाइड करता है, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो सेंसर प्रोटीन जो होता है ट्रांस मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो मेम्ब्रेन है उस पर बाउंड होता है सेंसर प्रोटीन, क्योंकि उसको बाहर की जो स्टिमुलस है उसको फील करना है, तो उसे समहाउ बाहर ही प्रेजेंट होना पड़ेगा, तो ये मेम्ब्रेन पर होता है। जबकि ये जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर होता है ये सोल्यूबल, यानी कि ये सेल के अंदर या फिर बैक्टीरिया के अंदर होता है। इट हैव काइनेज प्रॉपर्टी, इसके पास काइनेज प्रॉपर्टी होती है। काइनेज का मतलब क्या है? जो ऐसा एंजाइम जो कि फोस्फेट ऐड करता है। तो ये जो सेंसर प्रोटीन है जैसे ही ये एक्टिव होता है, जैसे इसको पता लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन है, तो ये खुद का ही फोस्फोराइलेशन कर लेता है, उसको बोलते हैं ऑटो फोस्फोराइलेशन। क्योंकि इसके पास खुद काइनेज प्रॉपर्टी है तो ये खुद का ही ऑटो फोस्फोराइलेशन कर लेता है। इट रिसीव द इनपुट, और ये क्या करता है? इनपुट को रिसीव करता है, जो भी मतलब इंफॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करता है। जबकि ये इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, ये तो एक्ट करता है एज अ काइनेज, मतलब अपने आप को एक्टिव करता है, जबकि ये बिहेव करेगा एज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। क्योंकि बैक्टीरिया हो या फिर हम हो या फिर प्लांट हो, जो भी हमारे अंदर काम होना होता है वो प्रोटीन करते हैं। प्रोटीन बनते हैं एमआरएनए से, एमआरएनए बनता है जीन से। तो जीन जो है वो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाए उसके लिए कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर ये एक्ट करता है एज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जबकि ये इनपुट को रिसीव करता है। इसके पास भी दो डोमेन होते हैं, इसके पास भी दो डोमेन होते हैं। इसके पास जो डोमेन है उसका नाम है इनपुट डोमेन, जिससे वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और ट्रांसमीटर डोमेन, जिससे वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है टू द रिस्पॉन्स रेगुलेटर। यहाँ पर एक होता है रिसीवर डोमेन जो कि रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसर प्रोटीन, और एक होता है आउटपुट डोमेन जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर के प्रोसेस करके उसको आउटपुट देता है, मतलब क्या रिस्पॉन्स करना है।
ओके, तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी कि बैक्टीरिया के अंदर जो 2 कंपोनेंट सिस्टम मिलता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, सेंसर प्रोटीन, रिस्पॉन्स रेगुलेटर। सेंसर प्रोटीन इंफॉर्मेशन को सेंस करता है, जबकि रिस्पॉन्स रेगुलेटर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कुछ भी आउटपुट देता है जो भी उस टाइम पर ठीक होता है। इसके पास 2 डोमेन होते हैं, इसके पास भी 2 डोमेन होते हैं। चलिए इनको समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। यहां पर देखिए ये जो दिया है ये है सेंसर प्रोटीन, और यहां पर ये जो दिया है ये है रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन। ये कहाँ होता है? ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी कि सेल की मेम्ब्रेन पर होता है ये, जबकि ये सेल के अंदर होता है। इसमें 2 डोमेन बताए थे मैंने आपको, एक होता है इनपुट, एक होता है ट्रांसमीटर। इनपुट क्या करता है? बाहर से इंफॉर्मेशन को लेता है। इसके बाद ये इसके पास काइनेज एक्टिविटी है, तो ये अपना ही ऑटो फॉस्फोराइलेशन करता है। और कहाँ पर? इसके पास एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है हिस्टिडिन। इसी साइट पर ये अपना फॉस्फोराइलेशन करता है, इसीलिए इसको हिस्टिडिन काइनेज भी बोलते हैं। मतलब कि ये जो ट्रांसमीटर है, देखो हुआ क्या, इसने इंफॉर्मेशन ली, इसकी इंफॉर्मेशन आने की वजह से ये जो है एक्टिव हो जाता है और अपना ही ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर लेता है, यानी अपने ही हिस्टिडिन पर फॉस्फेट को ऐड कर देता है। ठीक है, इतना ऐड करने के बाद अब चलेगा यहाँ पर रिले सिस्टम। अब ये ट्रांसमीटर जिसने अपने ऊपर फॉस्फेट ऐड किया है, अब ये इस फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर के रिसीवर डोमेन पर। इसका नाम रिसीवर क्यों है? क्योंकि ये यहां से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। और इसका नाम ट्रांसमीटर क्यों है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है। इसके पास होता है एस्पार्टिक एसिड। देखो आपको ये भी बातें याद रखनी है कि जो सेंसर प्रोटीन है उसके पास कहाँ होता है फॉस्फेट का एडिशन, और जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है उसके पास कहाँ होता है फॉस्फेट का एडिशन। तो जो सेंसर प्रोटीन है उसके हिस्टिडिन पर होता है, जबकि जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है उसके एस्पार्टिक एसिड यानी डी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वहां पर फॉस्फेट का एडिशन होता है। तो यहाँ ट्रांसफर हुआ है फॉस्फेट का। ठीक है, अब जैसे ही इसके पास फॉस्फेट आया तो ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होकर के इंफॉर्मेशन यहाँ जाती है आउटपुट के पास, और ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और फिर यहाँ से हमें जो भी रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई है। बेहद ही आसान सा टॉपिक है, बेहद ही इंटरेस्टिंग सा है, हमने सीख लिया है। अब बारी है कि जो सिस्टम प्लांट के अंदर मिलता है उसको भी क्या कहा गया है कि 2 कंपोनेंट सिस्टम ही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। 2 कंपोनेंट तो ये है, अब प्लांट के अंदर जो मिलता है, जो साइटोकाइनिन के सिग्नलिंग में हेल्प करता है, उसमें कितना चेंज हुआ है ये हमें देखना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका थ्योरी बता देती हूँ कि कैसे कैसे काम हुआ है। जस्ट बेसिक सी थिंक है। जैसे देखिए, इन बैक्टीरिया 2 component regulatory system are important signaling system that mediate a wide range of responses to environmental stimulus। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया में ये सिस्टम हेल्प करता है इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको रिस्पॉन्स करने में। The 2 component of this signaling system consist of membrane bound histidine kinase sensor protein and a soluble response regulator protein। एक तो होता है मेम्ब्रेन से बाउंड है और हिस्टिडिन काइनेज सेंसर प्रोटीन है, और दूसरा सोल्यूबल यानी कि सेल के अंदर है और ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है सेंसर प्रोटीन रिसीव द इनपुट सिग्नल अंडरगो ऑटो फॉस्फोराइलेशन ऑन अ हिस्टिडिन रेजिड्यू। सेंसर प्रोटीन इनपुट को रिसीव करता है और अपना ही ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर लेता है अपने हिस्टिडिन रेजिड्यू पर, and pass the signal on the response regulator by transferring the phosphoryl group to a conserved aspartate residue on the response regulator। और फिर जब ये खुद एक्टिव हो जाता है तो उस इंफॉर्मेशन को ये भेजता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर के पास। उसके पास भी जो एस्पार्टेट रेजिड्यू है वहां पर फॉस्फेट को ऐड कर देता है। The phosphorylation activated response regulator, many of which function as a transcription factor, then bring about the cellular response। और response regulator जब एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद वो बहुत सारे काम करता है सेल के अंदर जो कि रिस्पॉन्स दिखाने में हेल्प करता है।
ये जो सेंसर प्रोटीन होता है उसके पास दो डोमेन होते हैं, एक इनपुट डोमेन जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, और एक होता है ट्रांसमीटर डोमेन जो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को टू द रिस्पॉन्स रेगुलेटर। और ये जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन है उसके पास भी दो डोमेन होते हैं, एक रिसीवर डोमेन है जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द ट्रांसमीटर डोमेन ऑफ द सेंसरी प्रोटीन, एंड एक होता है आउटपुट डोमेन जो कि रिस्पॉन्स दिखाने में मदद करता है। ओके, चलिए जी आगे देखते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम। जो बैक्टीरिया के अंदर टू कंपोनेंट सिस्टम अभी हम पढ़ के आए हैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, वो मॉडिफिकेशन क्या है? अ डिराइव मल्टी स्टेप वर्जन ऑफ द टू कंपोनेंट सिस्टम इन्वॉल्व अ फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन इंटरमीडिएट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। क्या चेंज आया है कि यहाँ पर तो जो सेंसरी प्रोटीन है वो सीधा ही इंफॉर्मेशन को भेज देता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर पर, लेकिन अब जो चेंज हुआ है उसमें चेंज ये है कि जो सेंसरी प्रोटीन है और जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है उनके बीच में एक मिडल मैन आ गया है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएटरी फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन, जो कि फॉस्फेट को सेंसरी प्रोटीन से लेता है और उस फॉस्फेट को फिर रिस्पॉन्स रेगुलेटर को देता है। मतलब यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है दोनों कंपोनेंट का, बीच में एक और कंपोनेंट आ गया है जो यहाँ से फॉस्फेट लेता है और उसको देता है। मतलब काम तो अभी भी सेम ही हो रहा है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो ये मिलता है प्लांट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है केवल प्लांट के अंदर ही मिलेगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ये मिलता है, यानी बैक्टीरिया के अंदर भी मिलता है। बैक्टीरिया के अंदर जो सिंपल वाला टू कंपोनेंट है वो भी मिलता है, और ये जो मॉडिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं ये भी मिल सकता है। ओके, द प्लांट टू कंपोनेंट रिसेप्टर प्रोटीन इंक्लूड रिसीवर डोमेन फ्यूज्ड टू द ट्रांसमीटर डोमेन। ठीक है, एक सेपरेट हिस्टिडाइन फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन ट्रांसफर फॉस्फेट फ्रॉम द रिसीवर डोमेन ऑफ द रिसेप्टर ऑफ द रिसीवर डोमेन टू द रिस्पॉन्स रेगुलेटर। मिक्सअप सा हो गया है। ठीक है, मैं समझाती हूँ, फिर इसको आकर के रीड करेंगे, फिर ये तुम्हें समझ आएगा। एक मिनट रुकिएगा। यस, देखो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, ये भी बहुत आसान है, थोड़ा जो चेंज हुआ है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये है सेंसर प्रोटीन, सेंसर प्रोटीन जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं जिसमें दो डोमेन थे, एक इनपुट डोमेन और एक था ट्रांसमीटर डोमेन, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग हो गया है। इनपुट डोमेन होता है, अगेन सेम फंक्शन है, ये इंफॉर्मेशन को सेंस करता है। इसके बाद है ट्रांसमीटर डोमेन जो कि अपना ही ऑटो फॉस्फोराइलेशन करता है, यानी अपने हिस्टिडाइन पर फॉस्फेट को ऐड कर देता है। अब यहाँ जो चेंज हुआ है वो ये है कि यहीं पर एक और डोमेन आ गया है जिसका नाम है रिसीवर डोमेन, जिसके पास डी यानी कि एस्पार्टेट होता है और ये फॉस्फेट जो है यहाँ ट्रांसफर होता है। अब ये पूरा जो है ये पूरा है सेंसरी प्रोटीन जिसको बोलते हैं हाइब्रिड सेंसर हिस्टिडाइन काइनेज, क्योंकि ये हाइब्रिड हो गया है। हाइब्रिड इन द सेंस कि पहले हमने जो देखा है टू कंपोनेंट, उसमें हमने देखा था कि यहां पर था इनपुट डोमेन और यहां पर था ट्रांसमीटर डोमेन, यहां था रिसीवर डोमेन और यहां था आउटपुट डोमेन। यहां पर फॉस्फेट ऐड हुआ था और ये फॉस्फेट जो है यहां ट्रांसफर किया गया था, इस पे H था और यहां पर D था। लेकिन देखो चेंज क्या हुआ है, चेंज इतना हुआ है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन यहां से ये वाला पार्ट जो है इसमें फ्यूज हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी होता है ये, लेकिन ये यहाँ पर भी ऐड हो गया है। जैसे देखो ये जो रिसीवर डोमेन है अगेन डी है इसके पास और फॉस्फेट भी है, लेकिन अब ये सेंसरी प्रोटीन के अंदर ही आ गया है, इसीलिए इसको बोला गया है हाइब्रिड सेंसर हिस्टिडाइन काइनेज। ओके, और ये एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर, यानी कि जो लिगेंड है साइटोकाइनिन जो है यहाँ आकर के इस पर बाइंड करता है, इसीलिए ये रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या हुआ था, यहाँ डायरेक्ट फॉस्फेट जो है यहाँ आ गया था, लेकिन इसमें देखो ये सेंसर प्रोटीन है, इसका जो फॉस्फेट है अब ये जाएगा एक इंटरमीडिएट यानी मिडलमैन के पास, जिसका नाम है हिस्टिडाइन फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन। मतलब कि ये फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है
और फॉस्फेट को अपने से किस पर ऐड करता है, हिस्टिडीन पर, तो इसका नाम रखा गया है हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन। इसके पास H होता है जिस पर ये फॉस्फेट को ऐड करता है, इसीलिए इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है HPT, यानी हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन। ठीक है, अब ये फॉस्फेट इसके पास गया है, अब यहां से फॉस्फेट लेकर के ये जाता है रिस्पॉन्स रेगुलेटर के पास, जो कि एग्जैक्टली सेम जैसा यहां पर था ना, ऐसे यहां होता है, जिसके पास एक होता है रिसीवर डोमेन जिस पर D एज अ कंजर्व सीक्वेंस होता है, जिस पर फॉस्फेट ऐड होता है, और एक होता है आउटपुट डोमेन जो कि फिर रिस्पॉन्स दिखाता है। ओके, तो कितना चेंज आया है, एक तो इस वाले पोर्शन में चेंज आ गया है, ये ऐड हो गया है, साथ में एक ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो ये वाला सिस्टम जो है मॉडिफिकेशन ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम होता है। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें समझ आ गई हैं किस तरीके से होता है। आपको याद रखना है HDHD। ठीक है, ये सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर भी, मैं दिखाऊंगी आपको आज ही। अभी देखिए आपको याद कैसे रखना है, HDHD, HDHD मतलब HD सेंसर प्रोटीन का है, फिर H जो है HPT प्रोटीन का है, और D जो है वो रिस्पॉन्स रेगुलेटर का है। ओके, चलिए तो अभी देखिए जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, अब इसको समझते हैं। यहाँ लिखा है अ सेपरेट हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन ट्रांसफर द फॉस्फेट फ्रॉम द रिसीवर डोमेन ऑफ द रिसेप्टर, यानी कि जो रिसेप्टर क्या है, सेंसरी प्रोटीन, उसका जो रिसीवर डोमेन है वहां से फॉस्फेट जाता है इस इंटरमीडिएट के पास, और फिर वो उसको ट्रांसफर करता है टू द रिसीवर डोमेन ऑफ द रिस्पॉन्स रेगुलेटर। इसमें ये लिखा है कि इसका जो रिसीवर डोमेन है वहां से फॉस्फेट जाता है इसके रिसीवर डोमेन पर विद द हेल्प ऑफ दिस HPT प्रोटीन। ओके, ये होता है जो प्लांट के अंदर मिलता है उसमें। अब टू कंपोनेंट सिस्टम फॉर साइटोकाइनिन सिग्नलिंग, ये सब हमने देख लिया है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आए हैं कि साइटोकाइनिन में ये कैसे रोल प्ले करता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ दिस सिंपल बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम आर फाउंड इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेटेड बाय द प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन एंड इथिलीन। अभी नेक्स्ट जो हार्मोन हम पढ़ेंगे उसका नाम है इथिलीन। इथिलीन और साइटोकाइनिन दोनों के लिए सेम ही सिस्टम होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन सिग्नलिंग इज मीडिएटेड बाय अ फॉस्फोराइलेशन रिले सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ, यहां पर भी अगेन कैसा सिस्टम है, फॉस्फोराइलेशन रिले सिस्टम। रिले का मतलब वही अगेन देना, फिर इसको देना, फिर इसको देना। तीन कंपोनेंट होते हैं, एक ट्रांस मेम्ब्रेन साइटोकाइनिन रिसेप्टर, एक रिसेप्टर चाहिए होता है जो कि है यहां पर सेंसर प्रोटीन, उसको ही रिसेप्टर कहा है क्योंकि इससे आकर के लिगेंड बाइंड होता है। इसके बाद एक फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन जो इंटरमीडिएट है, जिसको हमने पढ़ा था हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन HPT, ये होता है। और लास्ट में एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्स रेगुलेटर जो कि अगेन रिस्पॉन्स रेगुलेटर ही है, ये होता है। ठीक है, तो यहां पर साइटोकाइनिन के लिए इन सबके नाम अलग अलग है। जैसे रिसेप्टर का नाम हमने पढ़ के भी आए हैं, CH था, AHK2 था, AHK3 था, इस तरीके से यहां पर भी ये दूसरा होता है और इसका नाम भी अलग अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये अभी हम पढ़ के आए हैं, ये एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर की तरह। देखिए ये बिहेव करता है एज अ रिसेप्टर, लिखा भी है ट्रांस मेम्ब्रेन साइटोकाइनिन रिसेप्टर। एग्जाम्पल CRE1, AHK2, AHK3, ये रिसेप्टर होते हैं। HPT प्रोटीन जो है साइटोकाइनिन सिग्नलिंग में ये होता है AHP1, फॉस्फोट्रांसफर प्रोटीन AHP1। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर हैं ये होते हैं टाइप B ARR और टाइप A ARR भी होता है। इनको डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन की तो वहां पर रिसेप्टर ये होते हैं, जो ट्रांसफर करता है इंटरमीडिएट वो ये होता है, और जो रिसीवर डोमेन है वो ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक बार पाथवे देख लेते हैं। सबसे पहले सिग्नलिंग भी देख रहे हैं हम। सबसे पहले साइटोकाइनिन जो है बाइंड करता है आकर के रिसेप्टर पर। अब जो रिसेप्टर है इसके पास एक स्पेसिफिक डोमेन है। ठीक है, बात करें रिसेप्टर की नाम क्या है, सेंसर प्रोटीन। उसके पास एक इनपुट डोमेन था,
फिर ट्रांसमीटर डोमेन था और फिर था रिसीवर डोमेन। उसमें जो इनपुट डोमेन होता है उसमें एक साइट होती है स्पेसिफिक, जिस पर आकर के साइटोकाइनिन बाइंड करता है, उसको बोलते हैं चेज डोमेन। जो साइटोकाइनिन है बाइंडिंग टू द चेज डोमेन ऑफ इट्स रिसेप्टर ट्रिगर ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ अ हिस्टिडीन रेजिड्यू ऑन द ट्रांसमीटर डोमेन। जैसे ही जो इनपुट डोमेन है, इनपुट डोमेन में ये चेज डोमेन होता है, जैसे ही यहाँ पर साइटोकाइनिन बाइंड करता है तो जो ट्रांसमीटर डोमेन होता है वो अपना ही ऑटोफॉस्फोराइलेशन कर लेता है ऑन टू द हिस्टिडीन। ओके, सबसे पहले ये होता है। इतना होने के बाद फॉलो बाय ट्रांसफर ऑफ दिस सेम फॉस्फेट टू द एस्पार्टेट रेजिड्यू ऑन द रिसीवर डोमेन। इसी रिसेप्टर का जो रिसीवर डोमेन होता है उसके बाद उसके पास होता है एस्पार्टेट रेजिड्यू, और जिस पर आकर के ये फॉस्फेट जो कि यहाँ था वो यहाँ बाइंड हो जाता है। इतना होने के बाद ये जो फॉस्फेट है ट्रांसफर किया जाता है एक अराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फो ट्रांसफर, यानी AHP1 जो है, जो भी हम यहाँ देखो पढ़ के आए थे कि जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, AHP1 है। तो यहीं पर इसके बारे में बताया है कि AHP1 का मतलब क्या है, अराबिडोप्सिस हिस्टिडीन फॉस्फोट्रांसफेरेज। ठीक है, AHP जो फॉस्फेट को यहाँ से लेता है रिसीवर डोमेन से और अपना जो इसका हिस्टिडीन रेजिड्यू है उस पर बाइंड कर लेता है। द न्यूली फॉस्फोराइलेटेड AHP फंक्शन एज अ सिग्नलिंग इंटरमीडिएट दैट ट्रांसमिट द मेम्ब्रेन रिस्पर्सिव साइटोकाइनिन सिग्नलिंग टू द न्यूक्लियर लोकलाइज रिस्पॉन्स रेगुलेटर। फिर ये जो इंटरमीडिएट है ये इंफॉर्मेशन को लेकर के जाता है रिस्पॉन्स के पास, जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है उसके पास, और ये है कहाँ, ये न्यूक्लियस के अंदर है। जैसे एग्जांपल के लिए अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर ARR बोलते हैं जिसको। बाय ट्रांसफरिंग द फॉस्फेट ग्रुप टू एन एस्पार्टेट ऑन द रिसीवर डोमेन ऑफ द AR। जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है उसका जो रिसीवर डोमेन है उसके पास होता है एस्पार्टेट, वहां पर ये जो इंटरमीडिएट है फॉस्फेट को ऐड कर देता है। दिस फॉस्फोराइलेशन ऑफ द ARRS अल्टर देयर एक्टिविटी विच ब्रिंग अबाउट द सेलुलर रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से फिर वहां रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ओके, चलिए, तो यहां तक बातें आई होप समझ आ गई होंगी। अब थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, जो भी अभी हमने देखा है उसी को थोड़ा सा जहां पर भी डिटेल की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि ये जो रिसेप्टर होता है ये इसके पास एक चेज डोमेन होता है। अब इसका मतलब क्या है, साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स हैव द लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। जो साइटोकाइनिन का रिसेप्टर है उसके पास एक लिगेंड को बाइंड करने वाला डोमेन होता है जिसका नाम था चेज। इसकी फुल फॉर्म क्या है, साइक्लेज हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड सेंसरी एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, साइक्लेज हिस्टिडीन काइनेज एसोसिएटेड सेंसरी एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसको हम चेज बोल रहे हैं। ये कहाँ पर है, रिसेप्टर का जो इनपुट वाला डोमेन है वहां पर ये स्पेसिफिक साइट होती है। मेजॉरिटी ऑफ द साइटोकाइनिन रिसेप्टर्स ऑफ अराबिडोप्सिस एंड मेज एक्चुअली रिसाइड्स इन द ER। मेज के अंदर या फिर जो अराबिडोप्सिस है वहां पर जो इस हार्मोन का रिसेप्टर है वो मेनली प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ये ER है, ये ER की मेम्ब्रेन है और ये ER का ल्यूमेन है। मैंने आपको बताया था कि जो CK का रिसेप्टर होता है या तो वो सेल की मेम्ब्रेन पे है या फिर अगर वो अंदर भी है तो जहां भी अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज है उसके भी मेम्ब्रेन पर ही होता है। तो आप देख सकते हैं ये ER का ल्यूमेन है अंदर वाला पार्ट और उसके मेम्ब्रेन पर यहाँ जो है होता है रिसेप्टर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये है इनपुट डोमेन जिसके पास चेज डोमेन होता है जिससे बाइंड करता है साइटोकाइनिन। अब देखो यहाँ ये है, इसके बाद ट्रांसमीटर डोमेन है और इसके बाद है रिसीवर डोमेन। ये पूरा पार्ट कौन सा है, सेंसरी प्रोटीन का ये पार्ट है। अब जैसे ही यहाँ पर साइटोकाइनिन बनता है तो ये यहाँ बाइंड करता है, जिस पर ये बाइंड कर रहा है ये इनपुट डोमेन है, जिसका ये डोमेन जिस पर स्पेसिफिकली इसने बाइंड किया है उसको बोलते हैं चेज डोमेन। फिर इसके यहाँ बाइंडिंग की वजह से ये जो ट्रांसमीटर डोमेन है जिसको बोला गया है हिस्टिडीन
काइनेज डोमेन, क्योंकि ये अपने ही हिस्टिडीन पर ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर लेता है, तो यहाँ फॉस्फेट ऐड हो जाता है। इसी के पास जो एक और डोमेन है रिसीवर डोमेन, उसके पास एस्पार्टेट होता है, जहाँ से फॉस्फेट यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये है सेंसर प्रोटीन। इसके बाद आगे देखिए, जो अब बात कर रहे हैं रिस्पॉन्स रेगुलेटर की, जो कि सोल्यूबल होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ये मिलता है। द ARR यानी कि अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर आर इनकोडेड बाय द मल्टी जीन फैमिलीज। बताया गया है आपको कि सेल के अंदर ही मल्टी जीन फैमिली होती है जो कि रिस्पॉन्स रेगुलेटर को कोड करती है यानी बनाती है। दे फॉल इनटू 2 बेसिक क्लासेस, इनको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। एक होता है टाइप ए ARR जीन, जो टाइप ए वाला बनाएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ विच आर मेड अप ऑफ सोनली ऑफ अ रिसीवर डोमेन। हमने अभी पढ़ा है कि जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर होते हैं उनके पास 2 डोमेन होते हैं, एक होता है रिसीवर डोमेन और एक होता है आउटपुट डोमेन। ठीक है, लेकिन यहाँ जो 2 क्लासेस हमने पढ़ी है जिसमें एक टाइप ए होता है एक टाइप बी होता है, तो ये जो टाइप ए वाला ARR है, ARR का मतलब क्या है, अराबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर। जो टाइप ए वाला है उसमें केवल रिसीवर डोमेन होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ केवल रिसीवर डोमेन होता है, जबकि टाइप बी वाला जो ARR होता है उसमें दोनों डोमेन होते हैं, आउटपुट भी और जो रिसीवर है वो भी। जैसे यहाँ देखिए ये टाइप ए वाला ARR है जिसमें केवल रिसीवर डोमेन है और रिसीवर डोमेन में होता है एस्पार्टिक एसिड वाला रेजिड्यू, जबकि जो टाइप बी वाला ARR है उसमें दोनों डोमेन है, रिसीवर भी है और आउटपुट वाला भी है, और रिसीवर में यहाँ पर भी एस्पार्टेट होता है जिससे कि फॉस्फेट बाइंड करता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं, कोई डाउट यहाँ तक आपको नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो ARR रिस्पॉन्स रेगुलेटर है इसको मैं समझाऊंगी अभी, लेकिन पहले एक डायग्राम से बता देती हूँ आपको, फिर इस पर आएंगे हम। ठीक है, देखिए ये पूरा जो सिग्नलिंग है वो बताया गया है इस डायग्राम की हेल्प से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये है ER की मेम्ब्रेन पर लगा है ये रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं सेंसर प्रोटीन। इसमें ये वाला है इनपुट डोमेन, ये है ट्रांसमीटर डोमेन और ये है रिसीवर डोमेन। इसमें भी इनपुट डोमेन में भी वो पार्ट जहां पर साइटोकाइनिन बाइंड करता है उसको हम बोलते हैं चेज डोमेन। अब जैसे ही यहाँ साइटोकाइनिन बाइंड करता है तो अब देखा गया है कि ER के अंदर ये डाइमर वाली फॉर्म में होता है। अब देखो ये अकेला क्या है, एक सेंसर प्रोटीन यानी कि एक रिसेप्टर है और यहीं पर सेम ऐसे दिया है दूसरा रिसेप्टर, तो मोस्टली देखा गया है कि ये डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ आकर के साइटोकाइनिन बाइंड कर लेता है, ये इसका चेज डोमेन है और ये इसका चेज डोमेन है, और यहाँ जो है बाइंड करता है साइटोकाइनिन। जैसे ही यहाँ इसकी बाइंडिंग होती है तो ये जो ट्रांसमीटर डोमेन होता है इसके पास है रेजिड्यू हिस्टिडीन और इसके पास एबिलिटी है काइनेज वाली, मतलब ये अपने ऊपर ही फॉस्फेट को ऐड कर सकता है। कैसे करता है, ATP को कन्वर्ट करता है ADP में और यहाँ से जो फॉस्फेट निकलता है उसको अपने H से बाइंड कर लेता है। इसके बाद ये फॉस्फेट ट्रांसफर किया जाता है जो रिसीवर डोमेन है जिसको बोला गया है फ्यूज्ड रिसीवर डोमेन। इसके पास जो एस्पार्टेट है वहां पर ये फॉस्फेट जो है बाइंड हो जाता है। ये पूरा पार्ट है रिसेप्टर जो कि CRE1 AHK1 AHK3 कुछ भी हो सकता है। इसके बाद यहां से फॉस्फेट ट्रांसफर किया जाता है एक मिडलमैन के पास जो कि जिसको हम बोलते हैं हिस्टिडीन फॉस्फो ट्रांसफर प्रोटीन, जो कि CK की केस में क्या है AHP है। तो यहाँ से फॉस्फेट जो है ट्रांसफर किया जाता है और इसके पास साइट क्या है H वाली यानी हिस्टिडीन, तो यहाँ फॉस्फेट अब ऐड हो गया है। अब ये क्या है, मूव कर सकता है क्योंकि ये सेल के अंदर है, तो ये मूव करता हुआ जो है न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है देखो यहाँ अभी न्यूक्लियस के अंदर आ गया है। न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है रिस्पॉन्स रेगुलेटर जिसमें टाइप A वाला भी है और टाइप B वाला भी है। तो देखो यहाँ ये टाइप A है, टाइप A क्यों है, क्योंकि इसके पास केवल रिसीवर डोमेन है, और ये टाइप B है क्योंकि इसके पास रिसीवर डोमेन भी है और इसके पास आउटपुट डोमेन भी है। ये यहाँ आकर के फॉस्फेट दोनों पर ही ऐड करवाता है।
यहाँ पर भी ऐड करवाता है और यहाँ पर भी ऐड करवा सकता है, टाइप ए पर भी और टाइप बी पर भी। हमने यहाँ दोनों में दिखा दिया है क्योंकि दोनों को करता यही है ट्रांसफर। तो टाइप बी को भी फॉस्फेट का एडिशन हो गया है और टाइप ए को भी फॉस्फेट का एडिशन हो गया है। ओके, यहाँ तक तो बातें बिल्कुल आसान है, आगे भी आसान है। देखो क्या होगा, ये जो टाइप बी वाला ARR है अब ये एक्टिव हो गया है। अब ये एक्टिव होकर के एक्ट करता है एज आर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जाता है जीन के पास, DNA के पास जाता है और कहता है कि देखो मैं इंफॉर्मेशन लेकर के आ गया हूँ, अब तुम फटाफट से mRNA बनाओ, प्रोटीन बनाओ, कुछ मॉलिक्यूल्स बनाओ जो कि जिस भी काम के लिए मैं आया हूँ वो काम हो सके। तो यहाँ आकर के ये बाइंड करता है, एक्ट करता है एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होती है। अच्छा ये देखो और भी बन सकते हैं और ये इसको भी बनाता है। जो टाइप BARR है ये उस जीन को भी जाकर के स्टिमुलेट करता है जो फाइनली बनाता है टाइप ARR। ठीक है, तो यहाँ दिखाया गया है कि इस टाइप BARR ने उसी जीन को एक्टिव किया है जो आगे जाकर के टाइप ARR बनाता है। तो देखो यहाँ पहले ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA बना, फिर इस mRNA ने बना दिया है टाइप ARR को। ये तो एक फंक्शन है। यहाँ से और भी प्रोटीन बन सकते हैं और जो काम है साइटोकाइनिन का उसको भी करवा सकते हैं। अगेन यहाँ पर ये जो टाइप ARR बना है, एक्टिव हुआ है, ये क्या करता है, ये कुछ और मॉलिक्यूल को एक्टिव करता है जाकर के, जिससे अगेन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और साथ साथ में ये जो टाइप साथ में ये जो आया है इंटरमीडिएट, इसको भी इनहिबिट कर देता है। क्यों करता है इसको इनहिबिट, कई पाथवे ऐसे हैं जिसमें रिस्पॉन्स करने के लिए हमें टाइप BARR को बंद करना पड़ता है। ठीक है, कुछ पाथवे ऐसे हैं जिसमें इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, वहां ये एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन कुछ पाथवे ऐसे हैं रिस्पॉन्स के लिए जहां पर इसको इनहिबिट करना पड़ता है। तो यहां पर ये जो टाइप ARR है ये आकर के इसी को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये इस पर फॉस्फेट ऐड नहीं कर पाता और ये एक्टिव नहीं हो पाता, जिससे कि अदर रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। मतलब इसके एक्टिवेशन से भी रिस्पॉन्स होता है और इसके इनएक्टिव होने से भी कुछ रिस्पॉन्स होता है, तो वो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो यदि हमें इसकी जरूरत नहीं है तो उसको फिर डिग्रेड भी करवा दिया जाता है। कौन करता है इसको, SCF एक फैक्टर होता है जो कि इसके ऊपर आकर के जो यूबिक्विटिन है उसको ऐड कर देता है। फिर यहाँ 26 प्रोटोसोमल पाथवे चलता है जिससे कि इसको डिग्रेड करवा दिया जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं और इसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, फ्लो चार्ट की हेल्प से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, साइटोकाइनिन बना और उसने बाइंड कर लिया है इनपुट डोमेन के चेज डोमेन पर। जैसे ही यहाँ बाइंडिंग हुई साइटोकाइनिन की तो जो ट्रांसमीटर डोमेन है वो एक्टिव हो जाता है और वो अपना ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर लेता है हिस्टिडाइन पर। जैसे ये एक्टिव होता है उसके बाद फिर जो रिसीवर डोमेन होता है रिसेप्टर का ही, उसके एस्पार्टेट पर फॉस्फेट को ऐड कर देता है। ठीक है, यहाँ तक ये सारा पार्ट जो है ये किसका है, यहाँ तक ये पार्ट है रिसेप्टर का। अब बारी आ गई है मिडल मैन की यानी HPT की। अब ये जो फॉस्फेट जो डी पर लगा है ये फॉस्फेट ट्रांसफर किया जाता है HPT के हिस्टिडाइन वाले रेजिड्यू पर। ठीक है, AHP जो है इस पर ऐड कर दिया जाता है। अब ये एक्टिव हो गया है। अब ये एक्टिव होकर के जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर देखो ये आ गया है AHP, ये आकर के एक्टिव करता है यानी फॉस्फेट ऐड करता है टाइप ARR पर भी और टाइप BARR पर, दोनों पर ही ये फॉस्फेट को ऐड करता है यानी दोनों को एक्टिवेट कर देता है। टाइप ARR आगे जाकर के अब दो काम करता है, या तो अगर इसकी जरूरत नहीं है तो इसको इनहिबिट कर देगा और भी अदर फैक्टर को बनाएगा जिस वजह से रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और ये टाइप BARR है ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा उस जीन को जो ये बनाता है टाइप AR, ये भी कर सकता है, अदर रिस्पॉन्सेज भी दिखा सकता है और साथ साथ अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर SCF KMD आकर के इसको डिग्रेड करवा देता है। अब ये SCF KMD क्या है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है लेकिन मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ।
हमारे सेल के अंदर एक मशीन होती है जिसका नाम है 26 प्रोटोसोमल मशीन। ये मशीन क्या करती है कि देखती रहती है कि किसके पास यूबी लगा हुआ है, किस प्रोटीन पर यूबीक्विटिन लगा हुआ है, जिस पर भी लगा होता है ये इसको डिग्रेड कर देती है। अब हमें किसे डिग्रेड करवाना है? टाइप बी ARR को डिग्रेड करवाना है। किसकी हेल्प से? उस मशीन की हेल्प से। तो जरूरी है कि उसके ऊपर बहुत सारे यूबी को हमें लगाना पड़ेगा। अब यूबी को लगाने के लिए हमें एक और को हायर करना पड़ता है कि आओ तुम और उसके ऊपर यूबी को ऐड कर दो, जिसको हम बोलते हैं E3 यूबीक्विटिन लाइगेज प्रोटीन, जो आकर के यूबी को ऐड कर देता है हमारे टाइप बी ARR पर। उसे हमने बोला है SCF-KMD। SCF-KMD जैसे देखो एक फैमिली होती है F बॉक्स प्रोटीन, जो भी आकर के यूबी को ऐड करवाता है पर्टिकुलर प्रोटीन पर, उसको हम F बॉक्स प्रोटीन के अंदर रखते हैं। और यहाँ पर इसका नाम है किस मी डेडली। देखो कितना बेहतरीन नाम है। इसमें लिखा है कि मुझे इस तरीके से किस किया कि मेरी मौत ही करवा दी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो टाइप बी ARR होता है, इस पर आकर के इस F बॉक्स प्रोटीन ने यूबी को ऐड कर दिया है, जिस वजह से इसकी डेथ हुई है। इसी रिगार्ड में इसका नाम रखा गया है किस मी डेडली यानी KMD। प्रोटीन negatively regulate the cytokinin response by targeting the type B ARR protein for degradation by the E3 ubiquitin ligase complex, that is SCF-KMD। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये टाइप B ARR है, इसको हमें डिग्रेड करवाना है, तो यहाँ आता है SCF-KMD। ये आकर के इसके ऊपर यूबी को ऐड कर देता है और फिर ये मशीन आकर के इसको डिग्रेड कर देती है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया है यहाँ। ओके, अभी देखिए इसको एक बार आप पढ़ लेना। चलो ठीक है, मैं पढ़वा देती हूँ। इसमें लिखा क्या है? द ARR रिस्पॉन्स रेगुलेटर आर इनकोडेड बाय द मल्टीजीन फैमिली। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था कि इसमें ये इस तरीके से होते हैं। अब देखिए टाइप ARR जीन जो है, प्रोडक्ट ऑफ विच आर मेड अप ऑफ सोनली रिसीवर डोमेन। ठीक है, और टाइप B ARR जो होता है ऑल्सो इंक्लूड एन आउटपुट डोमेन कंटेनिंग DNA बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन साइट। जो टाइप ARR होता है ये नेगेटिवली रेगुलेट साइटोकाइनिन सिग्नलिंग बाय इंटरेक्टिंग विद अदर प्रोटीन इन अ मैनर डिपेंडेंट ऑन द फॉस्फोराइलेशन स्टेट ऑफ द टाइप ARR। ये कह रहा है कि जैसे ही टाइप ARR के ऊपर फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद वो टाइप B ARR को इनहिबिट करता है, जिस वजह से हम बोलते हैं कि साइटोकाइनिन का जो सिग्नलिंग है उसको ये नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि उसके सिग्नलिंग में टाइप B ARR एक्टिव होता है, लेकिन ये आकर के उसको डिग्रेड कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है, तो इसलिए बोला जाता है कि ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है। Type B ARR are activated by the phosphorylation which enable them to regulate the transcription of a set of target gene। और ये जो टाइप B ARR होता है ये भी एक्टिवेट होता है फॉस्फेट के ऐड होने से ही, और ऐड होने के बाद फिर ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होकर के वो कुछ टारगेट जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, जिनमें से टाइप ARR वाला जीन भी होता है, और बाकी भी चेंज ये करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, ओके, तो ये हमने पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब ये भी हमने पढ़ लिया है। आगे देखिए। ठीक है, अब हमने सिग्नलिंग पाथवे तो कंप्लीट कर लिया है, उसमें हमें इतना ही करना है। तो देखिए अब आगे बात करते हैं कि साइटोकाइनिन जो बनता है उसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे मानो अगर CK बन गया है बहुत सारा, लेकिन अभी प्लांट में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब उसको बारी है कि इनएक्टिव कर दिया जाए, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत हमें है नहीं। तो कैसे करेंगे? देखिए, साइटोकाइनिन ग्लाइकोसाइलेशन कर सकते हैं, यानी कि जो साइटोकाइनिन है उस पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को बाइंड कर देते हैं, जिससे ये कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाता है। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन करना, यानी एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इस वजह से भी हम उसको इनहिबिट कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर परमानेंट इनएक्टिवेट करना है तो उसको डिग्रेड ही करवा देते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ साइटोकाइनिन बाय द साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज। ये साइटोकाइनिन है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको बोलते हैं साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर के उसको ब्रेक कर देते हैं, जिससे परमानेंट ही इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे देखिए।
साइटोकाइनिन जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम में होता है। हमने पढ़ा है कि साइटोकाइनिन हेल्प करता है सेल को डिवाइड करवाने में। अब हमें पता है कि स्टेम वाला जो पार्ट होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर स्टेम सेल होते हैं यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जिनका काम ही है लगातार डिवाइड करना। तो यहाँ इस हार्मोन की हद से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये हार्मोन रहेगा तो वहाँ लगातार सेल डिवाइड भी करते रहेंगे। ठीक है। साइटोकाइनिन रिप्रेजेंट इन सेम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ। तो वहाँ पर एक जीन होता है जिसका नाम है नॉक्स जीन, KNOX नॉक्स जीन होता है। ये स्टिमुलेट करता है, मतलब ये उस प्रोटीन को बनवाता है जो एक्ट करता है एज अ सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक है। अप रेगुलेशन द साइटोकाइनिन बायोसिंथेटिक जीन आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफेरेज 7 यानी IPT7, जिससे कि CK का जो लेवल है वो वहां बढ़ जाता है। ठीक है। मतलब सेम के अंदर ये जो जीन है नॉक्स जीन, ये बनवाता है IPT7 को, और ये IPT7 अगर आपको याद हो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है बायोसिंथेसिस, वहां पर IPT7 का रोल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन। तो इस तरीके से यहाँ सेम के अंदर इसका लेवल जो है बढ़ जाता है क्योंकि ये बढ़ा है और ये बढ़ा है तो ये बढ़ जाता है। ठीक है। और इसको किसने बढ़ाया है? नॉक्स जीन, जो कि सेम में होता है, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बारी आ गई है हमारे इसके लास्ट टॉपिक की, यानी कि फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। देखिए फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले फ्रूट का डेवलपमेंट। ऑब्वियसली फ्रूट छोटा सा है, उसको बड़ा करवाना है। ऑब्वियसली वहां किस चीज की जरूरत होगी? सेल की जरूरत होगी, और सेल को डिवाइड कौन करवाता है? साइटोकाइनिन। तो यहां पर इसका फंक्शन हो जाएगा फ्रूट का डेवलपमेंट। अगेन सेम म्यूटेंट रेस्क्यू, मतलब सेम जो है अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो गया है, सेम का काम क्या है? लगातार सेल को डिवाइड करवाना और प्लांट की ग्रोथ करवाना। अब अगर सेम में म्यूटेशन हो गया है तो वहां अगर हम बाहर से CK को देते हैं तो वो उस म्यूटेंट को भी रेस्क्यू कर सकता है, मतलब उस म्यूटेंट को हटा करके जो भी काम होता है सेम का उसको करवाने लगता है। ठीक है। और क्या करेगा? मॉर्फोजेनेसिस करवाएगा, यानी कुछ भी अगर नया प्लांट के अंदर जरूरत है फॉर्मेशन होने की तो वहां पर इसी का रोल होता है, क्योंकि वो जाकर के सेल को डिवाइड करवाता है और वहां नई चीजें जो है फॉर्म हो जाती हैं। ऐसे ही नोड्यूल फॉर्मेशन अगर आपने पढ़ा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ बैक्टीरिया आकर के प्लांट की रूट में रह जाते हैं और वहां एक नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो उस नोड्यूल की फॉर्मेशन में भी सेल की जरूरत होती है, क्योंकि सेल होंगे तभी वो फॉर्म होगा। तो वहां पर साइटोकाइनिन ही आकर के नोड्यूल की फॉर्मेशन करवाता है ताकि वो बैक्टीरिया वहां रह सके और नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। ठीक है। ऐसे ही जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, उनकी डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। ऐसे ही लेटरल बड फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। इसका डिटेल मैकेनिज्म हम अभी पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ बस आपको बता रही हूँ कि लेटरल बड की फॉर्मेशन में साइटोकाइनिन का रोल होता है। तो अगर बड की फॉर्मेशन होगी, लेटरल बड की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पर ये लेटरल ग्रोथ में भी हेल्प करवाएगा। ठीक है। आगे शूट फॉर्मेशन में भी हेल्प करवाता है, यानी कि जब टिश्यू कल्चर होता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर में शूट की फॉर्मेशन में ये हेल्प कराता है। डिले करता है लीफ सेनेसेंस को, यानी कि सेल को बूढ़ा नहीं होने देता है, लीफ को बूढ़ा नहीं होने देता है और उसकी डेथ नहीं होती है, उसको भी ये डिले कर देता है। जाइलोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ जाइलम करवाता है। क्राउन गोल फॉर्मेशन, जो एग्रोबैक्टीरियम होता है, जब वो अपना TDNA भेजता है प्लांट के अंदर, तो वहां पर ये जाकर के क्राउन गोल बना देता है। तो ये क्राउन गोल की फॉर्मेशन में भी साइटोकाइनिन का रोल होता है। ठीक है। तो ये मेन फंक्शन, मेन क्या सारे फंक्शन जो है हमने यहाँ पर साइटोकाइनिन के देख लिए हैं, और जो सबसे मेन फंक्शन है वो हमने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि वो आपको पता है, सेल डिवीजन करवाता है। ठीक है। तो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो मैं आपको समझा देती हूँ। साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन का रोल टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी प्लांट से एक सेल लेते हैं, वो सेल फिर लगातार डिवाइड करता है, एक टिश्यू बना देता है, उस टिश्यू से फिर शूट बनती है, रूट बनती है और एक पूरा प्लांट बन जाता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। अब वो जो बना है वहां पर मास, सेल का जो मास बना है, वहां से रूट बनने के लिए, शूट बनने के लिए हमें हॉर्मोन्स देने पड़ते हैं। तो यहाँ दो हार्मोन मेन रोल प्ले करते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। जैसे देखिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन अगर हमने बिल्कुल सेम अमाउंट में दिया है, यानी जितना ऑक्सिन है
उतना ही साइटोकाइनिन है, तो वहां फॉर्मेशन होती है कैलस की। कैलस क्या है? एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, मतलब ऐसा सेल है जिसमें ना तो शूट बनेगी और ना ही वो रूट बनाएंगे। अनडिफरेंशिएटेड है क्योंकि दोनों ही सेम अमाउंट में है, दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर रहे हैं, ना ही तो शूट बन पा रही है और ना ही रूट बन पा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑक्सिन को हाई करते हैं, ऑक्सिन अगर आपने ज्यादा दिया है एज कंपेयर टू साइटोकाइनिन, तो देखिए ऑक्सिन जो है हेल्प करता है रूट की फॉर्मेशन में। अगर आपको याद हो तो जब हमने इसके फंक्शन पढ़े थे वहां मैंने आपको बताया था कि ये रूटिंग करवाता है। तो अगर टिश्यू कल्चर में इसका अमाउंट ज्यादा रहेगा तो वहां पर रूट की फॉर्मेशन होगी, और अगर साइटोकाइनिन ज्यादा रहेगा तो वहां पर शूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको याद रखना है। और क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे रेशो के फॉर्म में आते हैं कि ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, उनका जो रेशो है वो हाई है, तो क्या फॉर्म होगा? रूट फॉर्म होगी या शूट फॉर्म होगी? आपको बस इसमें बात याद ये रखनी है कि जो ऊपर होता है उस पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। मतलब अगर मैं कह रही हूं कि ये रेशो जो है हाई है तो इसका मतलब ये हाई है। मैं कह रही हूं कि यहाँ पर ये रेशो है ये हाई है तो इसका मतलब ये हाई है। ये लो है मतलब ये इसका मतलब है कि ये लो है। ये लो है तो मतलब इसका ये लो है। और जो दूसरे वाला है वो उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे देखो यहाँ इस वाले रेशो में अगर ज्यादा का निशान है तो मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। यहाँ ये ज्यादा है मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। यहाँ ये कम है मतलब ये कम है और ये ज्यादा है। यहाँ ये कम है मतलब ये कम है और ये ज्यादा है। क्योंकि ये जो ऊपर होता है डायरेक्ट रिलेशन में होता है, नीचे वाला इनवर्स रिलेशन में होता है। तो देखो यहाँ ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो रेशो दिया है वो दिखाया है हाइयर, तो यहाँ ए हाई है, और जब ए हाई होता है तो रूट की फॉर्मेशन होती है, यानी यहाँ पर रूट फॉर्म होगा। यहाँ देखिए रेशो में, यहाँ देखिए रेशो में सी ज्यादा है यानी कि शूट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर ए क्या है? कम है, लेकिन सी क्या है? ज्यादा है। सी ज्यादा है मतलब अगेन यहाँ शूट की फॉर्मेशन होगी। ये कम दिखाया है यानी सी कम है, ए ज्यादा है। ए ज्यादा है यानी कि यहाँ रूट की फॉर्मेशन होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, लेटरल ग्रोथ। देखो यहाँ तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलकर के काम करते हैं, मिलकर तो नहीं, अभी भी ये है कि कोई ज्यादा है तो रूट और कम है तो शूट बनेगा। लेकिन यहाँ अगर बात करें लेटरल ग्रोथ के लिए, एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं। ऑक्सिन में हमने पढ़ा था कि ये करवाता है एपिकल डोमिनेंस। जो प्लांट में ऊपर बड होती है उसको बोलते हैं एपिकल बड, और जो साइड में निकलती है उसको बोलते हैं लेटरल बड। एपिकल बड जो होती है वो प्लांट की लेंथ बढ़वाती है, जबकि जो लेटरल बड होती है वो प्लांट को साइड से ग्रो करवाती है। लेकिन देखा गया है कि अगर एपिकल बड है तो एपिकल बड क्या करती है? लेंथ तो बढ़वाती ही है, साथ साथ आकर के वो जो लेटरल ग्रोथ, लेटरल बड जो होती है उनको इनहिबिट करती है, उनको इनहिबिट करती है। आपने देखा भी होगा कि कोई ऐसा प्लांट है जो लेंथ में काफी लंबा चला गया है तो वो साइड से ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें जो एपिकल बड होती है वो लेटरल बड को इनहिबिट कर देती है। एपिकल बड में होता है ऑक्सिन और लेटरल बड में होता है साइटोकाइनिन, यानी ये एक दूसरे को अगर इनहिबिट कर रहे हैं तो कौन कर रहा है इनहिबिट? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन कर रहे हैं। जैसे देखिए एपिकल डोमिनेंस बाय एपिकल बड जो कि ऑक्सिन करवाता है, और यहाँ पर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं एपिकल डोमिनेंस के केस में, यानी ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस करवाता है, साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस रोकता है। जैसे देखो कैसे रुकता है, कैसे होता है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक और हार्मोन है जिसके बारे में भी हम बेसिकली पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्ट्रिगोलेक्टोन। ऑक्सिन और स्ट्रिगोलेक्टोन दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं और हम फाइट करेंगे एपिकल डोमिनेंस के लिए। जबकि साइटोकाइनिन जो है ये अकेला है, ये अकेला ही लेटरल ग्रोथ में हेल्प करवाता है। तो देखो होता क्या है, ऑक्सिन फॉर्म करता है मैक्स4, एक फैक्टर है, ये मैक्स4 बनाता है स्ट्रिगोलेक्टोन को। अब ये स्ट्रिगोलेक्टोन बनाता है BRC1 फैक्टर को, और ये BRC1 जाकर के रोक देता है लेटरल बड को, ठीक है। और क्या करता है,
यहाँ पर ये जो स्ट्रिगोलेक्टोन है ये आईपीटी को भी रोक देता है। आइसोपेंटेनाइल जो ट्रांसफर प्रोटीन है जो साइटोकाइनिन की सिंथेसिस करवाता है, ये आकर के इसको भी रोक देता है। मतलब इस पूरे पाथवे ने 3 काम किए हैं, इस पूरे पाथवे ने 2 काम किए हैं। एक तो जो BRC1 है इसने आकर के लेटरल बर्ड को रोक दिया है, साथ साथ यहाँ इसको भी नहीं बनने दिया है क्योंकि इसने आकर के आईपीटी को रोक दिया है। लेकिन साइटोकाइनिन फिर कैसे अपना बदला लेता है, ये जाकर के BRC को भी अकेला रोक देता है और ऑक्सिन को भी रोक देता है और फिर ये एक्टिवेट करता है लेटरल बर्ड को। यानी ये भी 2 काम करते हैं, ये दोनों मिलकर 2 काम करते हैं और ये अकेले ही 2 काम करता है। ये मिलकर क्या करते हैं, BRC लेटरल बर्ड को रोकता है और स्ट्रिगोलेक्टोन आईपीटी को रोकता है, जबकि साइटोकाइनिन BRC को भी रोक देता है, ऑक्सिन को भी रोक देता है और लेटरल बर्ड की फॉर्मेशन करवाता है ताकि प्लांट साइड से ग्रो करे। इसलिए देखा जाता है कि जिस भी प्लांट को आप थोड़ा सा साइड से भी ग्रो करवाना चाहते हैं उसे आप ऊपर से कट कर देते हैं। जैसे वो ऊपर से कट होता है तो वहां से जो एपिकल बड है, जो ऑक्सिन है, वो खत्म हो जाता है और साइड से अच्छी ग्रोथ होती है। तो अगर आप भी अपने प्लांट को साइड में ग्रो करवाना चाहते हैं तो आपको उसको ऊपर से कट करना पड़ेगा ताकि ये जो एपिकल डोमिनेंस वाला पार्ट है ये खत्म हो जाए और वहां पर ये साइड से ग्रो कर सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो ऑक्सिन होता है और साइटोकाइनिन होता है दोनों ही करवाते हैं जाइलोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ जाइलम। अब ऐसा नहीं है पक्के दुश्मन होते हैं, कहीं पर ये मिलकर काम करते हैं, कहीं पर एक दूसरे के अगेंस्ट होकर काम करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं दोनों ही जाइलम की फॉर्मेशन में हेल्प करवाते हैं। वुडन लेग नाम का एक जीन होता है जो इनकोड करता है सीके के रिसेप्टर को, जिससे वस्कुलर का डेवलपमेंट होता है। सीके जो है स्टिमुलेट करते हैं सेल डिवीजन को और ग्रीनिंग करवाने में, मतलब कि उसको हम ग्रीन आइलैंड इफेक्ट भी बोलते हैं। यानी जहां जहां भी साइटोकाइनिन होता है वहां पर चीजें ग्रीन रहती हैं। ठीक है, ऐसे ही क्लोरोफिल का प्रिजर्वेशन करवाता है। यानी कि मानो एक लीफ है, एक लीफ में अगर आप यहाँ साइटोकाइनिन डाल रहे हैं और यहाँ नहीं है तो ये वाला पार्ट जो आपको काफी लंबे समय तक हरा दिखाई देगा, जबकि ये फेड हो जाता है। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन है, कुछ इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, देखो दिया है गिवन बिलो आर नेम ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स इन कॉलम 1 एंड अदर एसोसिएटेड फीचर्स फंक्शन इन द कॉलम 2। अब यहाँ पर देखो हमने ऑक्सिन पढ़ लिया है, जिब्रेलिन पढ़ लिया है और साइटोकाइनिन पढ़ लिया है। इन तीनों के फंक्शन आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में। अगर खुद से सोल्व करना है तो वीडियो पॉज करके आप सोल्व कर सकते हैं, बाकी मैं बता रही हूँ। जो ऑक्सिन होता है ये अपना पोलर ट्रांसपोर्ट, हमने डिटेल में ये पढ़ा था कि कैसे इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑक्सिन का जो है पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ए का हो जाएगा 3rd। ठीक है, जिब्रेलिन क्या करवाता है, सीड की डोर्मेंसी को रिमूव करवाता है, बिल्कुल हमने इसका भी डिटेल वर्जन पढ़ा है कंप्लीट, तो इसका हो जाएगा 4th। और साइटोकाइनिन क्या करवाता है, लीफ सेनेसेंस को डिले करता है, ये मैं आपको अभी बता के भी आई हूँ, तो सी का हो जाएगा 1। अब लास्ट में बचा है इथिलीन। इथिलीन क्या करवाता है, एपिनास्टिक बेंडिंग करवाता है लीव्स की। अभी आगे हम जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको बताऊंगी, बट एक ही बचा है तो ये इसका ही आंसर होगा। तो ए का 3rd है और बी का है 4th। ए का 3rd है, बी का 4th है और सी का है 1 और डी का है 2nd, यानी कि 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन है और वैसे भी मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है जब हमने सारे हार्मोन के क्वेश्चन किए थे। मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से रीड करें और इसका आंसर मुझे जो है कमेंट करके बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब आपने पढ़ लिया है ऑक्सिन के बारे में भी और साइटोकाइनिन के बारे में भी, तो आपको ये टॉपिक, ये क्वेश्चन खुद से पढ़ना है और उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जून 2016 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन यूज द 2 कंपोनेंट हिस्टिडाइन काइनेज रिसेप्टर सिस्टम फॉर सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन। कितना आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। आगे देखिए, ये क्वेश्चन जो है जून 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंजर्व इन रिस्पॉन्स रेगुलेटर ऑफ प्लांट 2 कंपोनेंट सिस्टम।
प्लांट के अंदर जो टू कंपोनेंट सिस्टम मिलता है उसमें जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है उसके पास कौन सा कंजर्व सीक्वेंस होता है। तो देखिए हमने पढ़ा था ना HD, ये HD था रिसेप्टर का, ये था मिडलमैन यानी HPT का, और ये था रिस्पॉन्स रेगुलेटर का। तो क्या होता है एस्पार्टिक एसिड, यानी 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, दिया है कॉलम 1 में ऑक्सिन है, कॉलम 2 में मतलब हार्मोन है, कॉलम 2 में उनके रिसेप्टर हैं, कॉलम 3 में उनका सिग्नलिंग पाथवे है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन हमने पढ़ा है कि उनके रिसेप्टर कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, यानी कि सेल के अंदर होते हैं, और वो कैसे काम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन। ये हो जाएगा। साइटोकाइनिन ये हमने नहीं पढ़ा है, बट साइटोकाइनिन पढ़ा है, इसका ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, और ये कैसे काम करते हैं, फॉस्फोराइलेशन से और डीफॉस्फोराइलेशन से। ठीक है, तो ए का बी और सेकंड, ए बी सेकंड, बी ए 1, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, इतना ही हमें करना था आज। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। कल से या फिर नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज कॉल्ड इथिलीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।